हाँ, हमने यहाँ से खत्म किया था, जैव विविधता स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता में बार बार मैं कह रही हूँ, जितना भी अंडरलाइन है वो कंपलसरी है आपके लिए पढ़ना। क्योंकि आप पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हो, तो आपके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ठीक, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो मैंने अंडरलाइन किया है उनको आप अंडरलाइन करके उनको डेली रिवीजन करेंगे। आपको डेली रिवीजन पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो अंडरलाइन है या जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप चूंकि कोई भी चीज होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो ये पूरी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक, दूसरी बार में फिर आप अपना ये जो है इसको अंडरलाइन करेंगे जैसे मैंने किया है, ताकि आसपास की चीजों से कनेक्टेड रहें। सीवकथान जो है, अब पूछा गया था कहाँ पाया जाता, तो ये आपका लद्दाख की पहाड़ी, ठीक है, वहां पाया जाता है। कभी कभी जम्मू कश्मीर भी दे देते हैं। इस एक तरीके से ये जो बेर टाइप का होता है, इसमें विटामिन और पोषक तत्व बहुत होते हैं। जब चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना को एनर्जी देने के लिए किया था। ठीक है, उसके बाद रूसी कॉस्मोनॉट ने इस तेल को, मतलब इससे जो तेल निकलता था उसको अल्ट्रावायलेट जो रेस थी कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। तो इसका यूज दो तरीके से हो गया, देख लेंगे कैसा है। पर्णपाती झाड़ी है ये। ठीक, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, मतलब हिमालय वाले क्षेत्र पे ये मिलता है। ठीक, उसके बाद लद्दाख में इसके फल का जूस के पेय के रूप में, जैसे हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं हमारे वहां पे इसके भी जूस लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये साथ ही साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक है। शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु एक आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो मतलब ये ठंड झेल लेता है, इसलिए अधिक ऊंचाई पे भी उग सकता है। नेक्स्ट, कि भाई कुछ समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निश्चित, मतलब कभी कभी होता है कि बहुत से जानवर आप देखते हैं कि आपको सर्दियों में नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या आता है, हाइबरनेशन कर लेते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मतलब शीत निष्क्रियता, मतलब अपने आप को शीत के समय में बिल्कुल एकदम गायब कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा को एकदम डाउन कर देते हैं, इसलिए, है ना। तो हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, यही होता है कि जो जानवर या फिर जो जीव होते हैं वो अपने आप को शीत ऋतु में जब पूरी तरीके से निष्क्रिय कर लेते हैं, केवल सांस लेते हैं ताकि कम से कम एनर्जी वो मतलब यूज करे, और लंबे समय तक वो अगर गायब भी रहते हैं तब भी अब दूसरे सीजन आने तक जीवित रह सके। ठीक है, यह अवस्था नियत ताप, मतलब जो वार्म ब्लडेड होते हैं और कोल्ड ब्लड, दोनों प्रकार के प्राणियों, अगर आपसे पूछे हाइबरनेशन क्या केवल ठंडे वाले करते हैं ना, गर्म वाले नहीं, ठंडे वाले जो होते हैं ब्लड वाले वो भी करते हैं। जैसे आपको गिलहरी आपको सर्दियों में नहीं दिखेंगे, है ना, कुछ भालू होंगे, या है ना, और कुछ कीट भक्षी जैसे चमगादड़, है ना, कुछ जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वो क्या करते हैं, खुद को छुपा लेते हैं, फिर खुद को बिल्कुल निष्क्रिय कर लेते हैं सर्दियों में, इसलिए इसको शीत निष्क्रियता कहते हैं। इसमें प्राणियों का जो ताप होता है गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन बिल्कुल बंद हो जाता है, उपापचय घट जाता है। उपापचय मतलब एक तो पूरी प्रोसेस उनकी है वो एकदम स्लो हो जाती है। जब प्रोसेस स्लो होगी तो क्या होगा, एनर्जी उनको कम खर्च करनी पड़ेगी। एनर्जी कम खर्च करने का मतलब क्या है, उनके अंदर जो वसा है, फैट है, उससे भी एनर्जी ये फिर लेना शुरू कर देते हैं। आपको पता है फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, जो जब वो एक तरीके से गर्म मौसम था या फिर बीच का मौसम, उस समय तो इन्होंने जिस फैट को अपने शरीर में संचय कर रखा था, अब उसी को धीरे धीरे खर्च करते हैं मतलब सर्दियों में, है, और अपने आप को जीवित रखते हैं। जैसे आपको रोडेंट्स हो गए, मतलब कृदंत जो काटने वाले हैं, गिलहरियां हो गई, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि। ठीक है, व्यापक ब्रॉड नीचे क्या होता है, किसी प्रजाति के लिए विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बस इतना याद रखिए। कोई भी अगर प्रजाति का विलुप्त हो रही है तो उसके लिए ब्रॉड जो या व्यापक नीचे जिम्मेदार नहीं है। आपको मैंने बताया था सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया। ठीक है, कहाँ मिलता है, कैलिफोर्निया में। ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले भितरकनिका नामक स्थान पर मिलती है। ठीक है, जहां ये क्या करते हैं, भितरकनिका वन्यजीव और जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है जहां। ठीक है, ब्राह्मणी नदी झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जानी जाती है, और जो शंख नदी है जो आपके उद्गम क्षेत्र का देखें तो छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास, इसको मैप में देखेंगे तब समझ में आएगा, राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाने के बाद ब्राह्मणी कहलाती है। इसको एकदम शॉर्ट में लिख लेना। फिर अगर जैव द्रव्यमान की बात करें, जैव द्रव्यमान और फैमिली मेंबर एक तरीके से जब मैंने आपको बताए थे, तो मतलब जितने फैमिली मेंबर उतने ही ज्यादा
क्या उसकी एक तो जैव विविधता होगी, उसकी अपनी उत्पादकता होगी। तो वैसे ही उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उनमें ढेर टाइप के पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, इसलिए इनका जैव द्रव्यमान सबसे पहले स्थान पर आता है। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य और जैव उत्पादन होता है। मतलब सीधी सा जब जो गहरा सागर होता है वहां पे आपको जैव विविधता नहीं दिखेगी। जब जैव विविधता नहीं है तो जैव आपका द्रव्यमान उत्पादन भी शून्य होगा। टुमारो बायोडाइवर्सिटी जो है वंदना शिवा ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 93 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो टुमारो बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवा ने लिखी थी। देखिए मैंने जो टिक मारे हैं उनको एक देख लेंगे। अभी मैंने बोला था इनमें से कौन उत्तरदायी नहीं है, तो व्यापक नीचे, ठीक है, जिसको हिंदी में कर्मता याद भी लिखना है, इन लोगों का कुछ पता नहीं रहता है। फिर हरित गृह प्रभाव एवं इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, ऐसा समझ लो इससे प्रश्न 2-3 आते ही आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने 3 स्टार भी लगा रखे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? भाई ग्रीन हाउस का बस पहले तो सीधा सीधा मतलब ऐसा समझो कि हमारी जो पृथ्वी है वो जब गर्म हो जाती है तो उस गर्म हो जाने से हमारे पृथ्वी को बहुत सारी नकारात्मक चीजों को फेस करना पड़ता है। बस वही ग्रीन हाउस है, बस इतना मोटा मोटा। क्या पृथ्वी पर ऊर्जा, अब ये पूरी प्रोसेस बता रहे हैं कि ये भाई पृथ्वी हो गई, ठीक, ये सूरज हो गया, ये इसका वायुमंडल हो गया, ठीक, ये मतलब ये वाला वायुमंडल हो गया और इसके ऊपर जो है ये वाला जो है ये इसके ऊपर वो वाला क्षेत्र समझ सकते हैं, अंतरिक्ष या जो भी है, ठीक, मोटा मोटा। अब देखिए कह रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। पहला तो एक प्रश्न ये हुआ कि पृथ्वी पर मतलब सूर्य से पृथ्वी पे जो ऊर्जा जा रही है वो किस रूप में जा रही है, तो आपने देखा विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में, ठीक है, जिसको हमने सौर ऊर्जा कहा। इसमें परावैंगनी, दृष्टिगोचर विकिरण, विकिरण और अवरक्त किरणें होती। तो ये जो आपके पास ऊर्जा पहुंच रही है इनमें दो होते हैं, जिसको आपने सौर ऊर्जा कहा। एक तो इसमें क्या होता है, परावैंगनी होती है किरणें, और क्या होती हैं, और अवरक्त विकिरण होता है, मतलब अवरक्त किरणें होती हैं। इनमें से नुकसानदायक कौन सी है, परावैंगनी, ठीक है, अधिकतर ये ओजोन मंडल में ही अवशोषित हो जाती है। सबसे ऊपर ये आपका ओजोन है, तो क्या होता है ऊपर जो ओजोन वाला क्षेत्र है, ज्यादातर तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो ओजोन जो लेयर है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है पृथ्वी तक। जबकि दृष्टिगोचर मतलब जो दिखाई देने वाली और अवरक्त जो विकिरण है वो पृथ्वी पर किस रूप में आता है, ऊष्मीय विकिरण के रूप में आता है। क्या सूर्य से जब आया तो वो विद्युत चुम्बकीय रूप में आया, ठीक, और जो अवरक्त विकिरण है वो पृथ्वी पर किस रूप में आता है, वो किस रूप में आता है, आपका ऊष्मीय विकिरण के रूप में, याद रखना। अब यही ऊष्मीय विकिरण क्या करता है, पहले धरातल को गर्म करता है। तो हमारा धरातल गर्म किसकी वजह से होता है, ऊष्मीय विकिरण की वजह से। और ऊष्मीय विकिरण में कौन कौन आते हैं, अवरक्त किरणें और जो भी हम देख सकने वाली किरणें होती हैं वो। अब इसने इसको गर्म किया, फिर इसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण, उसने इसको गर्म किया, पृथ्वी को खूब गर्म कर दिया। अब गर्मी होने के बाद यहाँ पे कुछ क्रियाएं होती हैं, एक विकिरण होता है, एक संवहन होता है, एक चालन होता है, ठीक है। इन तीनों के माध्यम से ये जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। क्या कि भाई पहले तो पृथ्वी को गर्म किया उसने, अवरक्त विकिरण ने। अब यही जो विकिरण है जो मतलब जो आया हुआ है, इनसे जो वायुमंडल गर्म होता है वो किससे गर्म होता है, तो वायुमंडल गर्म होता है विकिरण से, संवहन से, चालन से, ठीक। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है, अब मान लो पृथ्वी ठंडी हो रही है, तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है। जब ठंडी होगी तो सीधी बात, जब ठंडी जब होगी जब इससे गर्मी निकलेगी। तो भाई गर्मी निकल रही है तो पृथ्वी ठंडी हो रही है, ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन CO2, CFC, N2S, N2O, ठीक है, और मीथेन जलवाष्प और अन्य जो ऊष्मा रोधी विकिरण है, मतलब जो ऊष्मा को भेद देती हैं, इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं। तो क्या होता है, जैसे ये जो है, जैसे कार्बन, ये गैसें याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, जैसे मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अन्य ऊष्मारोधी जो गैसें हैं, जो ऊष्मा को अडॉप्ट कर लेती हैं, इसको इधर ही अडॉप्ट कर लेती हैं, बाहर जाने ही नहीं देती हैं। कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और शेष भाग बची ऊष्मा पे पुनः धरातल को वापस चला जाता है। मतलब यहां से जब ये ठंडी हुई
तो भाई ये जो गैसें हैं, मान लो ये जो गैस है, इसने इनको एडॉप्ट कर लिया, मतलब इनको अपनी तरफ अपने अंदर रख लिया। अब मान लो ये इन्होंने इसको अपने अंदर रख लिया, और जो बची रह गई वो दोबारा पृथ्वी पे चली गई। ठीक, यही कह रहा है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। क्या, बाकी तो जैसे क्या है कि ये जो ऊष्माएं हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जितनी है, ये ऊष्मा का कुछ भाग तो अवशोषित कर लेती हैं, और बाकी शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल पर भेज दिया इसने। जिससे क्या होगा, जब इसने धरातल पर भेजेगा तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो फिर से गर्म होएगा। ठीक है, अतिरिक्त ऊष्मा गर्म होगा, और वो जो एक्स्ट्रा जो ऊष्मा है वो इसमें एकत्रित होती जाएगी। अब कोई भी चीज अब एक्स्ट्रा हो जाती है तो हमारे लिए खराब होती है। तो बस वही कह रहा है, पृथ्वी की ऊष्मा अपरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है। पृथ्वी की जो ऊष्मा है, हम ये अभी आपको बताया, अपरक्त किरणों के रूप में होती है, जिनमें से 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित देखो कह रहा है ना कि 90% जो अवरक्त विकिरण है जो निकलता है, उसका 90% भाग जो है CO2 ही अडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए कहते हैं CO2 हानिकारक है। जितना CO2 हमारे यहाँ बढ़ेगा, उतना ये जितनी भी गर्मी है उसको क्या करेगा, उसको अवशोषित करता रहेगा। मान लो CO2 खूब होगा तो वो खूब गर्मी अवशोषित करेगा, और फिर यही CO2 बाद में इसी गर्मी को रिलीज करेगा धीरे धीरे। तो हमारी पृथ्वी खूब गर्म होती जाएगी। इसलिए कहते हैं इन गैसों पर रोक लगाई जाए। फिर उसके बाद यहां से आ जाओ, जोसेफ फोरियर ने 1824 में हरित गृह गैसों की संकल्पना की। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब इस तरीके से जब जो है ना, मतलब पृथ्वी से बाहर या वायुमंडल से बाहर जब गैसें नहीं जा पाती और वो पुनः पृथ्वी पे आके पृथ्वी को गर्म करती हैं, पृथ्वी की उष्मा को अतिरिक्त रूप से बढ़ाती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन। हमारे भूमंडल का या हमारी पृथ्वी का तापन को बढ़ा देती है जो अतिरिक्त उष्मा हमने पड़ी थी। ठीक है, फिर ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में कुछ गैसें उपग्रह के वातावरण के ताप की अपेक्षाकृत अधिक बने, वही जो मैंने अभी कहा। ठीक है, इसके पीछे मुख्य कारण ये गैसें हैं। ठीक है, इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा CO2, क्योंकि 90% ही अब्जॉर्व करती है, बाकी ये सब भी हैं। उसके बाद ये जो पूरा है इसको देख लेना, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको देख लेना, मैंने जो लिखा हुआ बस वही है। अवरक्त किरणों की रेंज अगर देखा जाए, ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, कह रहा है ग्रीन हाउस गैसें क्या है, वो अब एक तरीके से ये सब अवरक्त विकिरण ही तो है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे जलवाष्प और ये सब आपकी क्या है, अवरक्त विकिरण है। ठीक है, उसका ही एक भाग है। फिर कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, परंतु इनका योगदान अप्रत्यक्ष रूप से है, या फिर कहें अपेक्षाकृत कम है। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक योगदान ग्रीन हाउस प्रभाव में, सर्वाधिक योगदान जलवाष्प का है, फिर CFC का है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का है, फिर मीथेन का है, फिर ओजोन का है। याद रखेंगे इस सीक्वेंस को। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखेंगे। यह एक द्विआण्विक गैस में पाया जाता है जो वायुमंडल की बाह्य परत का मुख्य संघटक है। वायुमंडल की बाह्य परत में पाई जाती है ये। ठीक, फिर दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सीधा सीधा भाई ग्रीन हाउस गैस एक ये नहीं है, ये नहीं है, लिख लेंगे। यह है सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए वो है, उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल जो है वो ये देख लेंगे, और प्रत्यक्ष रूप से ये है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है, देखो मैंने ये बार बार लिखा है ताकि मुझे याद हो जाए। फिर आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, हम बढ़ाए जा रहे हैं इसका मतलब कि आप भी बढ़ा दें। ग्रीन हाउस गैस का कारण क्या है भाई, सीधी सी बात है, कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा हमने वायुमंडल में ऐसी गैसों को बढ़ा रखा है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, या फिर हमने भूमि पे जो पौधे हैं जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, हमने उनको खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे। ठीक, PPM का फुल फॉर्म पूछ लेता, पार्ट्स पर मिलियन होता है, याद रखेंगे। जब हम किसी गैस को मापते हैं तो वो ऐसे देखते हैं, जो PPM जो है उसका वो देख लेंगे। ये देख लेंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड गैसें अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा और वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी सूर्य के प्रकाश में जब करते हैं तो वो CO2 को वही उपयोग करते हैं, तब वो भोजन बनाते हैं। तो पौधों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। अब जब आपने पौधे भी काट दिए तो फिर वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बची। ठीक है, तो इसलिए इस बात को याद रखेंगे। तो पौधे कम से कम लगाओ ताकि वो CO2 को यूज करते रहें और हमारा तापन इतना ना बढ़े। देखिए बार बार वही लिखा है, CO2 सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसकी सांद्रता वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। फिर है ये मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस मतलब जो भी है जैसे जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु, ये सब हैं। वह एक हरित गैस है जो कि वायु प्रदूषक भी है। याद रखना, मीथेन हरित गैस भी है, साथ ही साथ वायु प्रदूषक भी है, साथ ही साथ इसे मार्स गैस भी कहते हैं और बायोगैस भी कहते हैं। जहां भी ऐसा समझ लेना, मीथेन जैसे एक तरीके से थोड़ी सी गर्म होगी, है ना, तो गर्म होगी तो जैसे मान लो गोबर होता है, जब आप देखते हैं बारिश वारिश होती है तो उसमें से छोटे छोटे फुहारे निकलने लगते हैं ना, तो वो मीथेन गैस की वजह से होता है। अब इस जैसे अब ये एग्जांपल देख लेंगे, कोयले की खदान, घरेलू पशु, इन सब में होती है। ये तो मानवीय स्रोत हो गए, जबकि वैसे देखा जाए प्राकृतिक रूप में आर्द्र भूमि हो गई, है ना, आपकी मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं, समुद्र हो गई, ये सब। प्राकृतिक स्रोतों से मीथेन उत्सर्जन 76% जो है वो आर्द्र भूमि से ही आता है। अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो आर्द्र भूमि से सबसे ज्यादा आता है। चावल की खेती है वो भी मीथेन का उत्सर्जन करती है। और नाइट्रोजन आधारित तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तब इस मृदा जो होती है क्या करती है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करने लग जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जलवायु परिवर्तन के दो कारण इसको पढ़ लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कार्बन, सीधी सी बात है, कार्बन उत्सर्जन में जो वृद्धि हो रही है ना, अवशोषण में कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि पेड़ हम काटते जा रहे हैं। ये सारी चीजें इसको पढ़ लेंगे। सौर धधक सीधा याद रखेंगे, ये जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। फिर जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से है, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से है। देखो मैंने इसको सीधा लिखा भी है, सौर धधक मतलब इंपॉर्टेंट था। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या होगा? समय से पूर्व बौर में आम आना, है ना, आर्कटिक और जो ग्रीनलैंड की हिम चादर है वो जल्दी पिघल जाएगी, है ना, ये सारी चीजें। और वैश्विक तापन द्वारा सर्वाधिक, सबसे पहले अगर कोई प्रभावित होगा तो सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र आर्कटिक का और ग्रीनलैंड हिम चादर का है, याद रखेंगे। ये देखो चार्ट दिया गया है, ऊष्मन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, तो वो देख लेंगे तो समझ में आएगा। जो सकारात्मक, भाई अधिक बादल बनेंगे, नो डाउट, है ना। CO2 जो है क्या करेंगे, CO2 भाई इसका यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, ठीक। और जैसे ये सब नकारात्मक है, ये सब देख लेंगे। फिर यदि विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो प्रवाल मृत्यता है या कोरल मोरालिटी है वो घटित होगी। पृथ्वी का पारसी तंत्र 1/6 रूपांतरित हो जाएगा। प्रश्न आता है। और प्रजातियां कितनी विलुप्त हो जाएंगी? 1/4 कब? अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तापमान और 3 डिग्री बढ़ रहा है तो 1/5% जो है वो भाग रूपांतरित हो जाएगा पृथ्वी का, और 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट क्योंकि उस समय था। फिर ये इंपॉर्टेंट है, पादप जो प्लवक का सागर में वही महत्व जो स्थल पर हमारी घासें होती हैं। तो ऐसा समझ लो, जो पादप प्लवक है वो समुद्र की घास है, ठीक है। ये महासागर की खाद्य श्रृंखला का को प्रभावित करेंगी, सीधी सी बात है। इससे पूर्णतः नष्ट हो जाने से महासागर का जल घनत्व तो प्रबल रूप से नहीं घटेगा, ये याद रखेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि ये जब खत्म हो जाएगा तो एकदम से हमारा जल का जो घनत्व, जल का घनत्व तो इससे मैटर नहीं करता है। वो जल में जितने भी रासायनिक तत्व होते हैं उससे घनत्व मैटर करता है। तो घास से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर कार्बन सिंक के रूप में जब किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाता तो कार्बन सिंक के रूप में, सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो प्लवक है जैसे स्थल पर पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे समुद्र में भी जो CO2 है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। जब ऐसा होगा तो कार्बन सिंक का मतलब क्या है? कार्बन का जो भाग है उसको कम करना, मतलब मान लीजिए कार्बन इतना है तो इतना सिंक कर लिया, मतलब उसका भाग छोटा करते जाना, ठीक। सिंक, सिकुड़ना समझ सकते हैं।
फिर आपका जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है ऐसा। इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना कहते हैं। मिलानकोविच परिकल्पना सीधा सा क्या है कि भाई जब पृथ्वी पर जो सौर विकिरण पहुंच रहा है उसकी मात्रा में परिवर्तन जब होगा जब पृथ्वी की स्थिति में भी बदलाव होगा। तो बस यही है, ठीक है। मिलानकोविच जो थे वो सर्बिया के एक खगोलविद थे, तो इसलिए उनके नाम पे पड़ा। पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से है। मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत दिया था बस इतना दिया था कि अगर पृथ्वी की जो अवधि है, कक्षीय अवधि है, उसमें परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन में भी अंतर आएगा। और इसके अन्य अंग भी हैं, जैसे पृथ्वी कक्षा की उत्केंद्रता, घूर्णन अक्ष की त्रियता मतलब कितना तिरछा है, ठीक है, ये सब इसके अंग है। दूसरी ओर सौर किरण ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं, मतलब सारा कुछ पृथ्वी वाला जो है वो केवल इससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। फिर आईपीसीसी क्या है? अंतर सरकारी पैनल है जो कि यूएन के तत्वाधान में अंतर सरकारी वैज्ञानिक संगठन है। ये क्या करता है बस इतना जानो, पूछा जाता है क्या करता है, हरित गैस जो भी गैसें हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है, उनसे संबंधित है। तो ये बता दिया कि भाई ये गैसें हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आईसीसी जो है इसके लिए काम करता है। जलवायु परिवर्तन के मापन हेतु हिम तत्व किसी ग्लेशियर की बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है। अगर हमें देखना है कि किस क्षेत्र में कितना, मान लो अंटार्कटिका में हमें देखना, तो अंटार्कटिका में जो आइस कोर होगी उसकी बर्फ, उसके जो चादर होगी पूरी बर्फ की, उस पर छेद किया जाएगा नीचे तक, ठीक है। तब देखा, ये बेलनाकार नमूना है आइस कोर, जो होता है अतीत की जलवायु वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। समझ पाए? आइस कोर से जलवायु परिवर्तन को हम देखते हैं और उससे हमें एक क्रायोजेनिक संकेतक मिलता है, उसी से हम देख पाते हैं कि भाई कितना जलवायु परिवर्तन पहले क्या था अब क्या था। जैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में सबसे बड़ी मात्रा में बर्फ की चादर पाई जाती है, इसी से आइस कोर निकाला जाता है। जलवायु परिवर्तन में कृषि को प्रभावित करने की बिल्कुल होगी भाई, तापमान बढ़ने से मिट्टी की जो नमी है वो प्रभावित होगी, तो लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारण मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मान लो जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक, और फसल नष्ट हो गई उससे, तो भाई वहां के किसान तो तनाव में आ ही जाएंगे, पूरा समाज एकदम तनावग्रस्त हो जाएगा। फिर वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संबंध में समोच्चवान, अनुपसस्यन, शून्य जुताई, ये सारी पद्धतियां हैं जो कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में साथ, इनको सीधा सीधा याद कर लेना। और अगर देखना है कि विधियां क्या है तो सर्च कर लेना। मैंने तो इनको बस सीधा याद कर लिया, मैंने ज्यादा वो नहीं किया है, मुझे बस इतने प्रश्न सही करने हैं और आप भी वही करें तो ज्यादा है। कार्बन प्रच्छादन का सीधा सा मतलब क्या है कि भाई कार्बन को कम करना, जिसके माध्यम से कह रहा तात्पर्य कार्बन का पौधे या फिर भूगर्भीय संरचना समुद्र में दीर्घकालिक संग्रहण से होता है। मतलब या तो पौधे उसे अडॉप्ट कर लें और वो लंबे समय तक वो कार्बन खत्म हो जाएगी, है ना, अडॉप्ट हो जाएगी, है ना, या फिर समुद्र, या फिर ऐसी पौधे कर लें, या फिर भूगर्भ में ऐसी कोई संरचनाएं हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उद्भेदी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन आच्छादन हेतु परिव्यक्त और गैर लाभकारी कोयला, ये जो सब है, यहाँ सब इतना जानो, कार्बन प्रच्छादन का मतलब है कार्बन का स्टोरेज। वो पौधों के रूप में भी हो सकता है या कुछ ऐसा हो सागर में हो सकता है, ये सारी चीजें। CO2 का उत्सर्जन, ये करंट का पढ़िएगा, ठीक। चीन विश्व का सबसे ज्यादा, अभी वैसे तो मुझे लग रहा है अभी चीन ही है, दूसरे नंबर पे भारत है, फिर शायद अमेरिका, एक बार चेक कर लेना। याद रखिएगा, भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश कहते हैं, उसने कार्बन का जल्दी से जल्दी वो किया है, संचय किया है, या फिर निगेटिव रूप से उसमें वो उस पर अच्छा योगदान किया है। सम्मेलन यूएनएफसीसी, यूएन का ही फ्रेमवर्क है, इसका यूएन का ही भाग है। मुख्यालय इसका रियो डी जेनेरियो है। 1992 में आयोजित यूएन संघ के पर्यावरण विकास सम्मेलन में किया गया था, ठीक है। एक संधि टाइप की है, ये क्या करती है, इसने एक मोमेंटम फॉर चेंज, ये पूछी जाती है, मोमेंटम फॉर चेंज जो है वो किसकी पहल है, तो यूएनएफसीसी की है।
तो यूएनएफसीसी भैया क्या करता है, जलवायु परिवर्तन जो है उसको देखता है। 94 से प्रभावी हुआ है, बस इतना देखेंगे। अब यहाँ देखो सब दिएगा, स्टॉकहोम हुआ था पृथ्वी 72 वाला, ठीक। फिर इसकी पहली 72 हुआ था, फिर ये 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो वहां हुआ था, उसमें यूएनएफसीसी को हमने अंगीकृत किया था। पहली कॉन्फ्रेंस जब इसकी हुई थी, जिसको हम कॉप कहते हैं, तो आप देख लेंगे कॉप इस समय कौन सा चल रहा है, 28 चल रहा है, 29 चल रहा है वो। तो कॉप जो है वो इनका एक तरीके से क्या है, इनका एक सामूहिक इनके लोगों का एक वो होता है सम्मेलन टाइप का, जिसमें ये लोग देखते हैं इस बार क्या करना है, ठीक। फिर 5 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, ठीक है। बाली रोड मैप तैयार किया गया। चलो ये सब छोड़ो, अभी हम आगे पढ़ लेंगे इसको, लेकिन ये याद रखो कि जो आपका ये है यूएनएफसीसी, ये उसको देखता है जलवायु परिवर्तन को। हरित जलवायु निधि है, ये भी यूएनएफसीसी की ही अंतर्गत एक कोष है, जो हरित जो विधियां हैं उनको लागू करने के लिए काम करता है। फिर जैसे कॉप 16 है, ये 10 का है, तो अभी आप देख लेना कौन सा है। कानकून सम्मेलन किससे संबंधित है, एक हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया है। कानकून सम्मेलन हुआ था जिसमें बोला था कि भाई हरित की बात तो बहुत कर ली, उसके लिए कोष बनाया जाए। तो कानकून सम्मेलन में हरित जलवायु कोष बना था, ठीक है, यूएनएफसीसी के तहत। पृथ्वी काल क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। आपको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो होता है WWF, ये आयोजित करता है विश्व स्तर पर, और बताता है कि आपको अंतिम शनिवार, मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है, उसमें 1 घंटे के लिए आपको लाइट बंद करनी होती है। तो सोचो सब मिलके करेंगे तो काफी बचत हो जाती है, मतलब काफी खपत कम हो जाती है, तो काफी हम बचा पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि हमें 1 घंटे हमें बिल्कुल ऊर्जा को बचाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बच सके। और 1 घंटे हम सब लाइट बंद कर देते हैं विश्व स्तर पे, तो बहुत हेल्प मिलती होगी, नो डाउट। मैनचेस्टर के विश्वविद्यालय थे, उन्होंने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव करके चमकीले बादल बनाए। तो पूछ लेगा किसने, तो मैनचेस्टर ने। जो सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक परावर्तन करके क्या करेंगे, तापन पर नियंत्रण करेंगे। अब मान लो सूर्य का प्रकाश जैसे ही आएगा, बादलों से पहले ही क्या होगा, इतनी चमकीले बादल होंगे कि वो तुरंत वापस कर देंगे, क्योंकि बादल तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बादल चिकने होंगे तो उसको वापस कर देंगे ऊर्जा को। जो टिक मारे हैं वो देख लेना। क्योटो प्रोटोकॉल एनएफसीसी के तहत है, ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ना कि ग्रीन हाउस गैस से, ठीक है। अगर हो तो ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करेगा, ना कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ठीक है। 97 में आया था, 5 में प्रभावी हुआ ये। फिर इसमें और क्या है, इसके तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट एक प्रणाली लेके आए थे। इस प्रणाली में क्या होता है, देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट किया जाता है। मान लो आपने 1 मीट्रिक टन की कटौती कर दी, तो आपके पास 1 कार्बन टन हो गया, ठीक। और मान लीजिए किसी ने नहीं कर पाया है ना, तो वो आपसे वो 1 कार्बन खरीद लेगा, तो उसके पास चला जाएगा, क्योंकि मान लीजिए इन्होंने लिखा 10 होना चाहिए सबके पास कार्बन क्रेडिट, 10 तक तो सबने, इसने अपना 10 कर लिया, इसने पता चला 20 कर लिया, और इसने अभी कितना ही कर पाया, 5 कर पाया। तो क्या करेगा, ये 5 इससे खरीद लेगा और इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, और ये उनको बदले में कुछ हेल्प करता हो, मतलब पैसा देता होगा, जो भी उनका फिर बाजार मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है, और उस हिसाब से वो उसको पेमेंट कर देते हैं। CDM क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही ये आया था सामने। फिर पूछा गया है, यूएनएफसीसी के अंतर्गत CDM का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां, मतलब एक पैसा प्राप्त होता है, ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपना के ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर सके। कार्बन कर क्या होता है, अभी मैं वो सेम वैसा ही होता है,
कि भाई कार्बन की चीजों पर जो रिलीज करेंगे उन पर टैक्स लगा देता है ताकि लोग कम से कम कार्बन का यूज करें। 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने इस तरह का प्रस्ताव लाया था। वैश्विक तापन विभव क्या होता है? जब गैस के अणुओं की दक्षता और गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। भाई कोई अणु होगा, वो देखेगा भाई वो अणु कितने समय तक जीवित रह सकता है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो मान लो जैसे CO2 है, ये वायुमंडल में जीवन काल परिवर्तनीय है इसका, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 होता है। जबकि मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 होता है। तो मीथेन हमारे लिए ज्यादा हानिकारक हो गई। तापन 72 है, 72 का मतलब इसका जीवन काल ज्यादा है, साथ ही साथ ये ज्यादा एडॉप्ट कर सकता है चीजों को। तो की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस के रूप में ज्यादा प्रभावी और हानिकारक है। ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न भी कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे। फिर क्या है? कार्बन भागीदारी जो सुविधा है वो विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है। बायो कार्बन जो है वो भी विश्व बैंक द्वारा ही चलाया जाता है। काटा जाना जो है ये जैव विविधता अभिसमय, ठीक है, CVD जिसको कहते हैं, काटा जाना। CVD है एक तरीके से एक तरह का प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, इतना जानो, काटा जाना जो है वो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जो आनुवांशिक जो है आनुवांशिक चीजों का गलत यूज ना करें, तो उसके लिए है काटा जाना। ठीक है, जैसे उनके अंग हो गए या फिर जो होगा, ये सारी हमने इससे पहले बात किया था कि ये काटा जाना को लेके, पिछली वीडियो में होगा, देख लेंगे। नगोया प्रोटोकॉल भी क्या करता है? ये भी एक तरीके से आनुवांशिक संसाधनों को देखता है, चाहे नगोया हो, ठीक, चाहे काटे जाना हो, ये है। तो काटे जाना प्रोटोकॉल आपका जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल है, मतलब उसी के जैसा है। और नगोया जो है वो भी ये आनुवांशिक के लिए है, जैव विविधता के लिए काटा जाना और नगोया के लिए आनुवांशिक। क्योटो प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया ही था। ये सब क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने हैं। कार्बन क्रेडिट क्वेश्चन आया था तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बताया गया था। वायु कार्बन विश्व बैंक अभी बताया था आपको। ये सब पूछे हुए प्रश्न। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत की क्या कार्य योजना थी? तो 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इस पर प्रथम कार्य योजना लेके आया 2008 में। इसके तहत उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्य योजना दी जलवायु परिवर्तन को लेकर, जिसके तहत उन्हें 8 मिशन स्टार्ट किए। ये भी पूछ लेता है कि भारत जो प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना है उसके तहत कितने मिशन है, तो 8। वो 8 याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय परिरक्षण मिशन, हरित भारत मिशन, सतत कृषि मिशन, जलवायु नाभिकीय परिवर्तन। इसमें याद रखिएगा नाभिकीय नहीं है, ठीक है, तो नाभिकीय करके पूछता तो वो नहीं है, बस बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उस समय का करंट था तो मैंने पढ़ा था। कार्बन क्या है? कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंध है ना। मॉन्ट्रियल तो ओजोन परत से है, मतलब जहां फंसो उस पे काम करना। फिर अब आपका ओजोन परत बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।